नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि प्यारे साथियों एचटेट का एग्ज़ाम हो चुका है और आशा करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि एचटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए थे और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर किए थे, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ किए थे। और अब करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले भी हम 6 क्लास कर चुके हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, ऑफिशियल आंसर की के साथ मैंने आपको आंसर करवाए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। और आज हमारे नया प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीडीपी का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। और आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग 30 में से 5 क्वेश्चन तो होते हैं रिपीट। और प्यारे दोस्तों, इसी एग्जाम पैटर्न से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जिस प्रकार प्यारे दोस्तों जीन पियाजे का नियम हो गया, उससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया, 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी 3 क्वेश्चन हो गए। और एक कोहलबर्ग के सिद्धांत से अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 4 क्वेश्चन हो गए। और एक आनुवांशिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन। और एक बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, कुल मिलाकर हो गए 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको देखने को मिलते हैं। सीडीपी की बात हो रही है, चलिए सीडीपी का नया पेपर करते हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? और क्या है क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एक खेल क्या है? एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। कौन रोने लगा है? रोहन रोने लगा है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किसको बताता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, जो प्राचीन समय से चली आ रही है मान्यता कि लड़के रोते नहीं है, उसको ये दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्राचीन समय से चली आ रही प्रथाओं को दर्शाता है, यानी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्या लड़के रोते नहीं हैं प्यारे साथियों? रोते हैं, लेकिन एकांत में रोते हैं। और प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लैंगिक रूढ़िवादिता से आपने अभी तक 6 पेपर किए ना, उन 6 पेपर को आप जाकर क्लास देख लीजिए। लैंगिक रूढ़िवादिता से हर बार क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर यही रहा है। क्या? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्या रहा है आंसर? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है हर बार। ये हमारा 7वां पेपर है और 6 पेपर में हर बार यही क्वेश्चन रहा है। ऊपर क्वेश्चन बदल चुका है, लेकिन आंसर यही रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, प्रगतिशील कक्षा की। एक प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, ये हमें पूछा है। तो देखिए किस प्रकार होनी चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नहीं प्यारे साथियों, ये तो गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान की संरचना या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रचुर मौके, यानी अनेकों मौके विद्यार्थी को देने चाहिए। यही है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन सीटेट में थोड़े बड़े भी आएंगे प्यारे साथियों, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार पूछा गया, कौन सा सिद्धांत है?
लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और क्या है क्वेश्चन? एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से, जैसे क्या, क्यों, कैसे, प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किसको प्रेरित करती है या किस प्रकार कहती है? तो ये अधिगम अनुप्रेरित है प्यारे साथियों। बच्चों को अधिगम करने के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी प्यारे साथियों। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर होगा क्या? नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए। अधिगम के लिए प्यारे साथियों, अधिगम के लिए आधारभूत संरचना काम करेगी। क्या करेगी? आधारभूत संरचना काम करेगी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संदर्भ में? समाजीकरण के संदर्भ में हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए। क्या है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। सही है, द्वितीय कारक है। और परिवार और आस पड़ोस के लोग कह दीजिए या पड़ोसी कह दीजिए, क्या है? समाजीकरण के एक प्राथमिक कारक है प्यारे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा गया है। समाजीकरण से विद्यालय समाजीकरण द्वितीय कारक हो गया और परिवार या आस पड़ोस हो जाते हैं समाजीकरण के प्राथमिक कारक। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुबुद्धि से क्वेश्चन आया है। और क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है ये हमें बताना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि की विभिन्न दशाएं, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। और मैंने प्यारे साथियों हर वीडियो में बताया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर प्यारे साथियों आपने यहां तक वीडियो देखी है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत आ गया। कौन कौन से? जीन पियाजे के प्यारे साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग के, वाइगोत्स्की के। तो ये सिद्धांत आपको तो कंटेस्ट याद करने ही होंगे। और क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। क्या है प्यारे साथियों? और यहीं पर आपका आंसर छुपा है। किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इस कार्य को क्या देते हैं? स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है नैतिक विकास के? तो ये दर्शाता है प्रथागत चरण को। कौन से चरण को? प्रथागत चरण को दर्शाता है नैतिक विकास के लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये आ गया फिर से 2 नंबर क्वेश्चन आया वाइगोत्स्की सिद्धांत का। एक पहले हमने पढ़ लिया और एक ये आ गया। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक प्रेक्षेप अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो आप सभी को पता है प्यारे साथियों, ये देता है सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर। किस पर है? सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर। यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और ये आ गया जीन पियाजे का सिद्धांत। किसका आ गया? जीन पियाजे का सिद्धांत। अब तक आपने क्या देखा? बहुबुद्धि का आ गया एक क्वेश्चन,
लॉरेंस कोहलबर्ग का आ गया एक क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं प्यारे दोस्तों, और एक आ चुका है आपको मैंने बताया था रूढ़िवादिता का, लैंगिक रूढ़िवादिता का भी क्वेश्चन अब तक आ चुका है। और जीन प्याजे की भी देखना, लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसी पेपर में देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन देखिए, जीन प्याजे का 8 नंबर क्या है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास। और यह भी पूछा जा सकता है, जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसके रूप में वर्णित करते हैं प्यारे दोस्तों, वो है स्कीमा। क्या है प्यारे दोस्तों, स्कीमा या मनोबंध, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और फिर आ गया जीन प्याजे का, जीन प्याजी का आ गया, यानी 6 क्वेश्चन हो चुके हैं इन सिद्धांतों को मिलाकर, अब तक 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। और जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, विकास का मुख्य गुण क्या होता है, तो वो होता है क्या, अमूर्त सोच का विकास नहीं होता प्यारे साथियों, विचार सोच में केंद्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, विचार या सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विकास से पूछा गया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप सभी को पता है विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, वृद्धि क्या एक समय के बाद रुक जाती है, विकास नहीं रुकता है प्यारे साथियों, वृद्धि अंगों में होती है और विकास प्यारे साथियों शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से होती है, मानसिक रूप से भी होता है विकास। तो बात करें ऑप्शन की, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, नहीं होती प्यारे साथियों सभी संस्कृतियों में समान। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, नहीं होता। क्या घरों में विकास नहीं होता, क्या समाज में विकास नहीं होता प्यारे साथियों, क्या आप खेल रहे हैं तो भी विकास होता होगा, आपके मानसिक बुद्धि लब्धि भी आपकी बढ़ती होगी प्यारे साथियों, वो भी एक विकास है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, नहीं प्यारे साथियों, शेषवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सभी अवस्थाओं में आपका विकास होगा, सभी अवस्थाओं में विकास होता रहता है। विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन नंबर 4, विकास बहुआयामी होता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों या बालकों कह दीजिए या नन्हे मुन्ने बच्चे कह दीजिए में विकास किस क्रम में होता है, तो आप सभी को पता है जन्म में किस प्रकार, सांवेदिक, उसके बाद होता है मूर्त, उसके बाद होता है अमूर्त, यानी पहले मूर्त वस्तु की सोच रखते हैं, उसके बाद अमूर्त वस्तुओं को भी वो समझने लगता है। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। और आपको पता होना चाहिए जीन प्याजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। नंबर 1 कौन सी थी, नंबर 2 कौन सी थी, नंबर 3 और नंबर 4। मैंने चारों अवस्थाएं आपको बताई है और एज भी आपको याद होनी चाहिए। सांवेदिक कौन सी एज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक कौन सी एज में होता है, मूर्त कौन सी एज में होता है और अमूर्त कौन सी एज में होता है जीन प्याजे के अनुसार। जीन प्याजे का तो आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील, देखिए प्रगतिशील कक्षा का भी दूसरा क्वेश्चन आ गया है और आपको समावेशी कक्षा का भी क्वेश्चन, समावेशी कक्षा का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बार अब तक हमने देखा है प्रगतिशील कक्षा का एक आता है, समावेशी कक्षा का एक आता है, लेकिन इसमें प्रगतिशील कक्षा का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। और क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो क्या अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नहीं। अध्यापक के पक्ष में असफलता पर,
नहीं प्यारे साथियों, योग्यता आधारित समूह बनाने पर का मापदंड नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के महत्वपूर्ण के लिए। तो यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सीटेट एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में दे रखा है नेगेटिव, तो मान के चलिए जो पॉजिटिव आंसर होगा ना, या पॉजिटिव दे रखा होगा हमें, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है लगभग 99%। कितना परसेंट है? 99 कह दीजिए, 100% नहीं होता, लेकिन 99% जो पॉजिटिव आंसर होता है ना, वही होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये आ गया समावेशी कक्षा का क्वेश्चन। किसका आ गया? समावेशी कक्षा का क्वेश्चन। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने 6 क्लासें देखी है ना, तो मान के चलिए आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको सिलेबस भी बताया, हिंदी में सिलेबस बताया, एक एक पॉइंट बताया है कौन से टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए प्यारे दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट जरूर होंगे। देखिए, एक समावेशी कक्षा में यहाँ पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए समावेशी कक्षा में? तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर नहीं, अविवेदी समरूपी निर्देशों पर नहीं, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। देखिए ये नेगेटिव है, अलगाव क्या है? अविवेदी। देखिए यहां पर आगे देखिए, हर बच्चा, इसमें पॉजिटिव मिलेगा, हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना, हर बच्चे की बात हो रही है और हर बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात हो रही है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है, ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है अब तक 6 पेपरों में। और क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? दिव्यांगजनों के लिए किस प्रकार का शब्द हम यूज करते हैं? क्या मंदित छात्र करते हैं? नहीं करते मंदित छात्र। विकलांग छात्र बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते मंदित छात्र और विकलांग छात्र? तो प्यारे साथियों, उन्हें उनकी कमजोरी का एहसास होता है ऐसे कहने पर। अगर आप किसी को कहेंगे कोई विकलांग बालक है, उसे आप कहेंगे ओ विकलांग इधर आ, ओ विकलांग इधर आ, तो प्यारे साथियों उनको मोटिवेट जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है, वो और अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। तो ये होंगे नेगेटिव। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, जी हाँ प्यारे साथियों, जिसके शारीरिक दिव्यांगता है उसे इस शब्दावली का प्रयोग इसी प्रकार कहा गया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यानी अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए? अधिगम कठिनाई, यानी जो समझने में कठिनाई होती है, जिसको समझने या सीखने में कठिनाई होती है, उसके प्रति अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, दृश्य सर्वे सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या दृश्य सर्वे सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो करना चाहिए प्यारे साथियों, ताकि उसे आसानी से सीखने में मदद मिल सके। देखिए नेक्स्ट, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करना चाहिए प्यारे साथियों। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनानी चाहिए, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। क्या जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए? जो सीखने में पहले से ही कठिनाई अनुभव करता है और उसके लिए जटिल संरचना का प्रयोग, ये तो प्यारे साथियों सरासर गलत हो जाएगा।
उस बालक के लिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। और प्यारे साथियों, आप सभी को ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सीटेट के प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं अब तक के आपको ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। और प्यारे साथियों, मंजिलें क्या है? कठिनाइयां जरूर है, कठिनाइयां जरूर है, पर रुका नहीं हूं मैं। कठिनाइयां जरूर है, रुका नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। मंजिलों से क्या कह दो? अभी रुका नहीं हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या? कम। देखिए कम नाम आ गया, ये तो नहीं है। अपसारी चिंतन। जी हां दोस्तों, अपसारी और अभिसारी चिंतन दो प्रकार है, तो अपसारी चिंतन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? विविध पृष्ठभूमियों, क्या है? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? और आपका यहाँ पर तुक्के लगाने वाली जो बात होती है ना, वो यहाँ पर गलत होने वाली है। और तुक्के लगाने वाली कौन सी बात होती है? कि हमें जो ऑप्शन बड़ा दिखे वही राइट आंसर होता है। क्या है? जो हमें बड़ा ऑप्शन दिखे वही राइट आंसर होता है। लेकिन प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में वो गलत होने वाली है बात है। क्यों? देखिए, विविधता संबंधी सभी मुद्दों पर, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं टालनी चाहिए थी। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विविध उदाहरणों विन्यासों से क्या लेने चाहिए? उदाहरण लेने चाहिए थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप इसका ये करते ना, आप बिना देखे कर देते कि ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन बड़ा आंसर है, 4 नंबर। देखिए यहां पर 4 नंबर में क्या दे रखा है? ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवाद धारणाओं को मजबूत करे। क्या प्यारे साथियों, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो नकारात्मक रूढ़िवाद धारणाओं को मजबूत करे। हमें तो रूढ़िवाद धारणाओं को क्या करना है? कम करना है। और ये कह रहे हैं मजबूत करना चाहिए। ये तो गलत हो गया ना। बिना देखे आपको उत्तर नहीं देना है, वो चाहे तुक्के लगाने की बात हो या न लगाने की बात हो प्यारे साथियों। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए यहां पर पॉजिटिव की बात हो रही है ना, बढ़ावा देकर। और में देख लीजिए कमी आपको महसूस होगी किसी न किसी की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए, इसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव के आप उत्तर दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर। और देखिए क्या है क्वेश्चन? अधिगम की अभिप्रेरणा को, आपको पता है अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा और प्यारे साथियों बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। और हर बार 6 क्वेश्चन किए ना हमने, 6 पेपर से, यार सॉरी दोस्तों, 6 पेपर अब तक किए ना, 6 के 6 पेपरों में आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा से क्वेश्चन थे। यहां पर अलग आया है। और क्या है? को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? क्या किसी बच्चे को दंड देकर रखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। देखिए आगे देखिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। जी हाँ, ये हो सकता है सही आंसर हो। और भी देखते हैं, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। नहीं, जमा आसान दे देंगे तो क्या सीखेगा बच्चा? क्या अभिप्रेरणा मिलेगी इससे? यंत्रवद याद करने पर जोर देकर, क्या रटने पर जोर देकर अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है अधिगम के लिए? नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? शर्मिंदगी। क्या है? शर्मिंदगी किससे संबंधित है ये हमें बताना है। क्या है शर्मिंदगी? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध
नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किस पर? संज्ञान पर। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से अध्यापक अधिगम, निम्न में से अध्यापन अधिगम को सबसे पहले प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ऑप्शन नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 22? फिर प्यारे साथियों देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्यारे साथियों? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। देखिए, इसमें बड़ा कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर, लेकिन आंसर क्या है? 2 नंबर। यानी हर बार बड़ा ऑप्शन उत्तर नहीं होता है। 2 नंबर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो वो है संतुलित उत्तेजना या कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है, अगर किसी बालक को भय नहीं होगा, बालक ही नहीं किसी को भी भय नहीं होता ना, तो वो सर्वाधिक अधिगम करता है। और संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 और क्या है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए क्या योग्यता सुधार्य है? क्या योग्यता अटल है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता? असफलता अनियंत्रित है? असफलता अनियंत्रित है। तो योग्यता सुधार्य है। योग्यता क्या होती है प्यारे साथियों? सुधार्य होती है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 और क्या है? अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण और संवाद होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 और देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन बड़ा ऑप्शन छोटे, क्वेश्चन बड़ा ऑप्शन छोटे और क्या है? एक कार्य के दौरान साइना, एक है कार्य के दौरान साइना सव्य से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। देखिए प्यारे साथियों, किसका क्वेश्चन है? लेव वाइगोत्स्की का। यानी तीसरा क्वेश्चन आया लेव वाइगोत्स्की का। 2 क्वेश्चन आए जीन पियाजे के, 2 क्वेश्चन आए जीन पियाजे के, एक क्वेश्चन आया कोहलबर्ग का, एक क्वेश्चन आया बुद्धि से, और प्रगतिशील कक्षा से 2 क्वेश्चन, और समावेशी कक्षा से कितने क्वेश्चन आए थे? 1 क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। और देखिए, लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है स्वयं नियमन, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो किस प्रकार लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने का लक्ष्य होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अंतिम क्वेश्चन है सीडीपी का और क्या है? बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है?
किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। और ये आ गया लास्ट क्वेश्चन आनुवंशिकता से संबंधित। लास्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता से संबंधित क्वेश्चन है और ये है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो भी बताना, अगर आपको कुछ कमी लगी है तो भी बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और प्यारे साथियों, अगर आप इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।